गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की लास्ट पोएम की, जो कि 16th चैप्टर से ली गई है और पोएम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज और इसके पोएट हैं हैरी हैस्ले। अब इस पोएम को शुरू करें उससे पहले मैं कुछ शब्द आपको बताना चाहता हूँ। पहला शब्द बियर, इसके 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, दूसरा होता है जन्म देना, एक और मीनिंग होता है भालू। लेकिन जब भालू इसका मीनिंग होता है तो इसको बेयर पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उस मीनिंग को नहीं लिखा है। अगला शब्द बैट, यानी बल्ला, और बैट माने चमगादड़। एक और शब्द एड्रेस माने पता, और एड्रेस माने जब हम किसी को संबोधित करते हो, भाषण हो, कोई मीटिंग हो, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसे भी हम एड्रेस कहते हैं। एक लास्ट मीनिंग और बात कर लेते हैं हम। लाइट माने प्रकाश और लाइट माने हल्का। दोस्तों ये शब्द मैंने क्यों लिखे और ये शब्द हैं क्या? अगर हम गौर करें तो अब बियर हो, बैट हो, एड्रेस हो, लाइट हो, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, हालांकि उच्चारण और स्पेलिंग दोनों की सेम है। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण और स्पेलिंग सेम होता है लेकिन अर्थ अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम होमोनिम कहते हैं। मैंने आपके सामने परिभाषा लिख रखी है। होमोनिम, अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। वो शब्द जो उच्चारण तथा वर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न होता है, होमोनिम कहलाता है। अब ये मैंने इस होमोनिम की बात अभी क्यों की इस पोएम के समय? कारण ये है कि द इंग्लिश लैंग्वेज जो हैरी साहब ने लिखी है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी भाषा जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं, और उसका कारण है कि होमोनिम जैसे शब्द ही इसको कठिन बनाते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि किस वाक्य में किस तरह से इन शब्दों का यूज हुआ है। पूरी पोएम में होमोनिम के माध्यम से ही कवि ने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। द इंग्लिश लैंग्वेज किसने लिखी है? ये पोएट का नाम हमेशा में ध्यान रखिएगा, हैरी हेम्सले। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड यट दे आर स्पेल्ड द सेम। जो मैंने आपको बात होमोनिम की डेफिनेशन में दी थी, पोएट ने भी अपनी जो पोएम की जो शुरुआती 2 लाइन है उस इसी परिभाषा से शुरू की है। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, हालांकि एंड यट फिर भी दे आर स्पेल्ड द सेम, स्पेलिंग एक ही होती है। अब देखिए, अ क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट टू प्ले इट्स अ गेम। हम क्रिकेट, सब इस क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि ये खेल का नाम है, लेकिन एक और चीज़ है, अ क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट, एक छोटे से कीड़े को, जो हमारा घरेलू झींगुर होता है ना, उसको भी हम क्रिकेट कहते हैं। तो क्रिकेट जहाँ एक झींगा होता है या छोटा सा कीड़ा होता है, साथ ही साथ ये खेल का भी नाम है, यानी क्रिकेट के यहाँ 2 मीनिंग हो गए। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, हर देश में हर जगह इट इज़ थरोली एग्रीड। थरोली मतलब पूरी तरह से, एग्रीड माने सहमत। हर जगह ये माना जाता है, ये सहमत होते हैं प्रत्येक व्यक्ति। द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन, अंग्रेजी भाषा जो है वो समझाने के लिए की दृष्टि से इज़ वेरी हार्ड इंडीड, वास्तव में बहुत कठिन होती है। इंडीड माने वास्तव में। सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत प्रिय हैं। डियर का मीनिंग होता है प्रिय, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, यट डियर इज़ फार फ्रॉम चीप, फिर भी चीप से दूर को हम डियर कहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि चीप माने सस्ता होता है और डियर माने महंगा होता है। चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए कभी कहता है यट फिर भी, जहाँ एक तरफ डियर माने प्यारा होता है, दूसरी तरफ डियर चीप का अपोजिट भी होता है, यानी सस्ते का उल्टा महंगा, इसीलिए कभी कहता है डियर इज़ फार फ्रॉम चीप। अ जम्पर इज अ थिंग यू बियर, जंपर जो शब्द है वो वैसे सामान्यतः जंप से बना, जंप माने कूदना, लेकिन जंपर के भी 2 मीनिंग कभी ने बताए हैं। अ जंपर इज अ थिंग यू बियर, एक पहनने वाले वस्त्र, खासकर जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में हम जब पहनते हैं, कोई जैकेट नुमा या स्वेटर नुमा जो चीज़ होती है उसको भी हम जंपर कहते हैं। खासकर ये स्पोर्ट्स बियर में आता है, दोस्तों ध्यान रखना। अ जंपर इज अ थिंग यू बियर यट अ जंपर हैज़ टू लीव। ये जो शब्द है जंपर, ये दूसरा वाला, ये खिलाड़ी के लिए होता है। खासकर एथलीट जो होते हैं, जो हाई जंप और लॉन्ग जंप करने वाले एथलीट होते हैं, उनको हम जंपर कहते हैं। और लीप माने कूदना, तो कूदने वाले खिलाड़ी को, या आम व्यक्ति भी कोई कहीं कहीं से कूदता है तो उसको भी जंपर कहते हैं। यट अ जंपर हैज़ टू लीप। तो ध्यान रखिए, जंपर के 2 मीनिंग हो गए, एक तो हमारे कपड़े का नाम हो गया और दूसरा कूदने वाले व्यक्ति या खिलाड़ी का नाम हो गया। चलिए अब पहले इस 3 स्टेंजा के हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो नो नीड टू रिपीट इट। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
व्हाट आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट। दोस्तों थोड़ा सा गले में खराश है तो आवाज़ आपको थोड़ी सी रफ लग रही होगी। देखिए क्रिकेट के दो मीनिंग कवि ने कौन कौन से बताए हैं। पहला तो कि इट्स अ गेम, एक गेम का नाम है, और दूसरा इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको मार्क करके रखें हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय डियर इज फार फ्रॉम चीप। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम इसको आंसर में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। डियर मीन्स एक्सपेंसिव, डियर का मतलब होता है महंगा, और फार फ्रॉम चीप का मतलब होता है नॉट चीप, मतलब एक्सपेंसिव। सो डियर इज फार फ्रॉम चीप। अगले तीन स्टेंजा, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्वियर एंड प्रे हु इज टू ब्लेम। ये बहुत स्पष्ट भी होती है भाषा अंग्रेजी, बट इट इज़ वेरी क्वियर मतलब अजीब भी है। क्वियर मतलब होता है अजीब, एंड प्रे और विनती करो कि हु इज टू ब्लेम, प्रार्थना करके बताओ। वही मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं दोष किसको दूँ। क्यों? फॉर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, क्योंकि कुछ शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट प्रोनाउंस एंड स्पेल द सेम, लेकिन उनका उच्चारण और स्पेलिंग एक सी होती है। अ लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप। ट्रिप माने होता है छोटी सी यात्रा, हम छोटी सी यात्रा को भी ट्रिप कहते हैं। अ ट्रिप इज व्हेन यू फॉल। ट्रिप तो उसको भी कहते हैं जब हम गिर जाते हैं, तो गिरने को भी हम ट्रिप कहते हैं। तो ट्रिप के दो मीनिंग हो गए। इट डजेंट मीन यू हैव टू डांस वेन एवर यू होल्ड अ बॉल। अब देखिए बॉल मतलब होता है गेंद, लेकिन जब आप किसी गेंद को पकड़ें तो जरूरी नहीं है कि आपको नाचना पड़े। अब ये बॉल का कनेक्शन नाचने से कभी ने क्यों कहा है? उसका कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो डांस पार्टीज होती हैं, अ पार्टी वेयर पीपल गो फॉर डांस, उसको भी हम बॉल कहते हैं। तो कभी कहता है जरूरी नहीं है कि आप जब बॉल पकड़े हुए हैं तो आपको नाचना ही पड़ेगा, गेंद को भी हम बॉल कहते हैं। तो बॉल के दो मीनिंग हो गए, पहला तो हो गया गेंद जो हम सब लोग जानते हैं, दूसरा मीनिंग होता है एक नृत्य सभा, तीसरी चीज। अब अगला स्टेंजा, नाउ हियर इज अ थिंग दैट पजल्स मी। अब एक और चीज जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, मुझे मतलब कवि को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। म्यूजिशियन ऑफ गुड टेस्ट विल वेरी ऑफन फ्रॉम अ बैंड। अच्छे म्यूजिशियन हमेशा एक बैंड से होते हैं। यहाँ बैंड के अब दो कवि ने मीनिंग बताने का प्रयास किया है। पहला तो कि म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड कहते हैं। दूसरा, आई हैव बन अराउंड माई बेस्ट, एक मेरी कमर के चारों ओर, तो कमर पेटी, कमरबंद या बेल्ट को भी हम बैंड कहते हैं। तो यहाँ बैंड के दो मीनिंग कभी ने बताए हैं कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को भी बैंड कहते हैं, साथ ही साथ कमर के चारों ओर बांधने वाले पट्टे या बेल्ट को भी हम बैंड कहते हैं। अगले तीन स्टेंजा, यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन। टॉप माने होता है भौरा या लट्टू जो हम खेलते हैं, गो फॉर अ स्पिन। अगर आप किसी भौरा को घुमाना चाहते हैं तो स्पिन कीजिए। और स्पिन अ यार्न में भी, यार्न माने होता है सूत, और अगर आपको सूत काट के धागा बनाना है तो स्पिन माने काटना। काटना मतलब उसको सूत को धागे में परिवर्तित करना होता है, यानी धागा बनाना सूत से। और अगर आप सूत से धागा बनाना चाहते हैं तो भी स्पिन करिए, यानी स्पिन के भी दो मीनिंग हो गए। यट एवरी स्पिन इज अ डिफरेंट स्पिन। फिर भी कभी कहता है, हालांकि सभी स्पिन में घुमाना पड़ता है, फिर भी हर स्पिन एक अलग स्पिन है। एज यू कैन प्लेनली सी, प्लेनली मतलब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। नाउ हियर इज अ मोस्ट पिक्यूलियर थिंग, एक बहुत ही अजीब और विचित्र चीज है। इट वॉज टोल्ड मी एज अ जोक, जो मुझे एक जोक के रूप में बताई गई। कभी कहता है अब एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मुझे एक जोक के रूप में बताई गई थी। अ डम मैन वुड नॉट स्पीक अ वर्ड। एक गूंगा व्यक्ति, डम माने गूंगा, गूंगा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं निकलेगा। येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। देखिए स्पोक और स्पीक का क्या कनेक्शन बताया कवि ने। स्पीक की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो स्पोक होती है। अब कभी कहता है यट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। स्पोक के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्पीक की सेकंड फॉर्म, साथ ही साथ स्पोक जो हमारा पहिया होता है, व्हील होता है, उसके सेंटर से और रिम से जिस चीज़ को कनेक्ट किया जाता है, तान, जिसको हम तान कहते हैं या तार कहते हैं, जब हम हब या पहिए के हब और रिम को जिस चीज़ से जोड़ के रखा जाता है उसको भी स्पोक कहते हैं। यानी सीज माने पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, तो पहिए को जकड़ के रखने वाली तार को भी स्पोक कहते हैं। तो यहाँ स्पीक के भी दो वर्ड हो गए, यानी स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक के भी दो वर्ड हो गए। अ डोर में भी अजार, अजार माने हाफ ओपन, एक दरवाजा आधा खुला हो सकता है, बट गिव द डोर अ स्लैम, स्लैम माने धक्का देना या जोर से धकेलना, जोर से बंद करना। लेकिन जब आप किसी दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद करते हैं, देन योर नर्व रिसीव अ जार, तब आपकी नसों को एक झटका लगता है। तो जार का मतलब झटका हो गया, अजार मतलब अजार झटका हो गया, अजार माने हाफ ओपन हो गया। एंड देन देयर इज
जार्स ऑफ जैम, जैम माने अचार, अचार के डब्बों या छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं उनको भी जार कहते हैं। तो जार के यहाँ एक से अधिक मीनिंग कवि ने बताने की कोशिश की है। अब हम अगले पैराग्राफ में या अगले स्टेंजा में बात करेंगे जैम की, लेकिन जैम को बताने से पहले हम इन दो जो हमने स्टेंजा 6 स्टेंजा पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बॉल हैव, तो बॉल का एक तो गेंद होता है, दूसरा मीनिंग क्या बताया, नृत्य सभा। तो द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉल इज अ लार्ज फॉर्मल पार्टी एट विच पीपल डांस। पांचवा, हाउ इज द वर्ड स्पिन इज यूज डिफरेंटली इन द पोयम, इट इज यूज टू डिनोट रिवॉल्व और टर्न रिपीटेडली, बहुत तेजी से घूमने के लिए या रिवॉल्व यानी घूर्णन करने के लिए, और एंड टू प्रोड्यूस थ्रेड फ्रॉम अ यार्न, सूत से धागा बनाने के लिए भी इसका यूज हुआ है। स्पिन शब्द का अर्थ बताया कवि ने। व्हाट जोक इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो द राइटर इज रेफरिंग टू अ जोक कनेक्टेड विद द वर्ड डम एंड स्पीक, गूंगा और स्पीक शब्द से संबंधित जोक के बारे में बात कर रहा है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लैम अ डोर, जब आप किसी दरवाजे को धक्का मार दें तो क्या होता है। When we slam a door, our nerve receive a jar, हमारी नसों को एक झटका सा लगता है, जर्क सा लगता है। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट 3 स्टेंजाज की। यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जाम्स, मैंने कहा था जैम अचार को भी कहते हैं। अब कभी कहता है कि जैम के बारे में यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम, आपने ट्रैफिक जैम्स के बारे में भी सुना होगा, जब कुछ चीज़ जाम हो जाती है या बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है तो उसको भी हम जैम कहते हैं। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स, यहाँ जैम का जो मीनिंग है वो दबाने के लिए आता है, जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली अपने अंगूठे से या किसी चीज़ से नीचे की ओर दबाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड जैम्स। और जैम उसको भी कहते हैं जब आप किसी चीज़ से अपने अंगूठे से किसी चीज़ को दबाते हैं। तो जैम के 3 मीनिंग होगा, दबाना, अचार और ट्रैफिक जैम्स। अब आप अगले मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। एंड एडर्स टू वन इन स्नैक, एडर, एड शब्द से बना है, ध्यान रखिए, एड शब्द, ADD एड माने होता है जोड़ना, लेकिन यहाँ कभी कहता है एडर्स टू, एडर भी उसी तरह से दो अर्थ देने वाला शब्द है। इस बना स्नैक, ये एक छोटा सा सांप होता है हरा कलर का, बहुत जहरीला सांप होता है। एक एडर्स हम एक प्रकार के सांप को भी कहते हैं। एंड द अदर एड्स अपसम, और जोड़ने वाले व्यक्ति को भी या जोड़ने वाली मशीन या व्यक्ति को भी हम एडर कहते हैं। ठीक है, तो एड से बना, एडर माने जोड़ने वाला, जैसे टी से टीचर, उसी प्रकार राइट से राइटर, उसी प्रकार एड से एडर बन गया, मतलब एड माने जोड़ना और एडर माने जोड़ने वाला। तो एडर का जहाँ एक मीनिंग जोड़ने वाला होता है, दूसरा साथ ही साथ ये एक प्रकार का सांप भी होता है। अब पुलिसमैन इज अ कॉपर, हम जो पुलिसमैन है उसके अब कॉपर के कभी 2 मीनिंग बताने वाला है इसमें। अब पुलिसमैन इज अ कॉपर, पुलिसमैन का जो सामान्य सा नाम एक और होता है वो हम उसको कॉपर कहते हैं। इट्स ए निक नेम इम्पोलाइट, हालांकि ये एक निक नेम होता है और इम्पोलाइट होता है। इम्पोलाइट मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही विनम्र शब्द होता है या सम्मान सूचक शब्द होता है, एक तरह से हम इसको स्लैंग वर्ड के रूप में यूज करते हैं। बहुत ही सम्मानजनक शब्द हम इसको नहीं मानते, लेकिन पुलिसमैन को कॉपर भी कहते हैं। यट अ कॉपर इन द किचन, और कॉपर हम जानते हैं कॉपर के बर्तन भी बनते हैं। इज एन आर्टिकल यू लाइट, जिसको हम बर्तन के रूप में यूज करते हुए गैस पे कुछ भी चीज़ उबाल सकते हैं, भले पानी हो चाय हो, वॉट एवर वी वॉन्ट। तो कॉपर का किचन में एक बर्तन या यूटेंसिल्स के रूप में भी यूज होता है। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट इज़ थरोली एग्रीड, हर देश में हर जगह ये माना जाता है द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड, वास्तव में अंग्रेजी भाषा समझाने की दृष्टि से बहुत कठिन होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोएम, हाउ इज कॉपर यूज्ड इन अ किचन। तो इन अ किचन कॉपर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स। तो अब हमको समझ में आया या कभी जो कहना चाहता था कि अंग्रेजी भाषा क्यों कठिन लगती है, कौन सी चीज़ें हैं। तो मूलतः इस पूरी पोयम में कवि ने होमोनिम वर्ड्स की मदद से ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम वाक्य को सही सही जगह पर सही शब्द का यूज नहीं करेंगे तो वाक्य गलत अर्थ दे सकता है, क्योंकि एक ही शब्द के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आई होगी। इसके बाद मैं प्रोज सेक्शन को लूँगा और उनके भी क्वेश्चन आंसर हम पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे।